प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की लिखी एक कहानी। महिला कथाकारों में जितनी ख्याति और लोकप्रियता शिवानी जी ने प्राप्त की है, वह उदाहरण है श्रेष्ठ लेखन के लोकप्रिय होने का। शिवानी जी लोकप्रियता के शिखर को छू लेने वाली ऐसी हस्ती हैं जिनकी लेखनी से उपजी कहानियां कलात्मक और मर्म स्पर्शी होती हैं। ये मार्मिक कहानियां शिवानी जी की अपनी मौलिक पहचान है, जो कि अंतर्मन को कहीं गहरे तक छू लेती हैं, जिसके कारण उनका अपना एक व्यापक पाठक वर्ग तैयार हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है ठाकुर का बेटा। चलिए आज इस कहानी का आनंद लेते हैं। विशाल दीवान खाने में मसनद लगाकर बैठे ठाकुर हयात सिंह ने सुवासित तंबाकू का कश खींचकर त्रिपुंडधारी पंडित जी से बड़े मीठे स्वर में कहा, डरो नहीं पांडे जी, जो लिखा है कुंडली में बतला दो एकदम। महाराज कैसे कहूं, विचित्र जोग बना है कुंडली में। पंडित जी ने अनेक त्रिकोण षटकोणों के जाल में उलझ कर कहा, पुत्र योग प्रबल है, किंतु कहकर बेचारे ने विवश दृष्टि से चारों ओर देखा, जैसे उसे किसी की उपस्थिति का भय सा हो रहा था। कहो कहो पुरोहित जी, निश्चिंत रहो, सिवाय दीवारों के यहाँ कोई नहीं है। हयात सिंह गुड़गुड़ी छोड़कर बैठ गए। महाराज पुत्र होगा, किंतु आपकी इन दोनों पत्नियों से नहीं, एक और विवाह करना होगा आपको। सुलक्षणी कन्या की ग्रह स्थिति विशेष रूप से देखनी होगी। एक बात और भी बड़ी विचित्र है, कहकर पंडित जी गहरे ध्यान में डूब से गए। क्या? कहकर ठाकुर ने उचक कर पंडित जी के दोनों पैर पकड़ लिए। पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी से उनकी लटकी मूछें तक सतर्क हो गई। पुत्र आपका वन विहारी ही रहेगा महाराज, आपके राजमहल का सुख आप ही भोगेंगे। हरि इच्छा हरि इच्छा, कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रे एक और खिसका दिए। थोड़ी देर को हयात सिंह कुछ सोच में डूब से गए। सहसा जोर से हंसकर उन्होंने पंडित जी की पीठ में कसकर थप्पड़ मारा। वन विहारी नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? हयात सिंह के कत्थे का ठेका, चीड़ का ठेका, फिर कुमाऊं के और छोर तक फैले चाय के बागीचों की माया को क्या राजमहल में बैठकर संभालेगा? क्या बात कह गए हो, लाख की गुरु। देखो पंडित जी, तुम्हारी गणना सच निकली तो तुम्हारी बामनी को सिर से पैर तक सोने से मढ़ दूंगा, समझे? अपनी नीलम की अंगूठी उन्होंने पंडित जी की उंगली में पहना दी। लो गुरु, यह रहा तुम्हारा बयाना। आशीर्वाद देकर पंडित जी चले गए तो हयात सिंह का समस्त उत्साह ठंडा पड़ गया। उम्र के चौथेपन में तीसरी शादी, दुनिया क्या कहेगी? बेटियों के बेटे हो गए थे, दामादों से मुंह छिपाकर सेहरा कैसे बांधेंगे? फिर उसकी पतिव्रता पत्नियों का राधा रुक्मणी का जोड़ा, जिन्होंने कभी सौतों का रिश्ता नहीं माना। सगी बहनों में भी ऐसा प्रेम नहीं होता। कौन कहता है एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती? छोटी ठकुरानी चंद्रा कहती, खूब रह सकती हैं, बशर्ते मियान भी मखमली हो। सचमुच ही हयात सिंह के दिल की मियान मखमली ही थी। एक को वह 15 तोले का चंद्रहार बनवा देते तो दूसरी के लिए भी 15 ही तोले का हार बनता। राई रत्ती कम नहीं। उनके हाथी दंत छप्पर खट के अगल बगल 16 श्रृंगार किए दोनों ठकुरानियां ईर्ष्या द्वेष के सारे हथियार डालकर लेटी रहती। हयात सिंह को किसी से ना तो अधिक दुराव था, ना अधिक प्रेम। नाप तौल कर दोनों को प्रेम की मदिरा ऐसी नियत मात्रा में देते थे कि दोनों छक कर पड़ी रहती। हयात कोट की छटा भी किसी राजप्रसाद से कम नहीं थी। कहते थे कि ठाकुर ने सीमेंट और गारे के स्थान पर
उड़द की दाल पिसवाकर बिछवा दी थी। जयपुर के कारीगरों का बनाया हुआ वह अभेद दुर्ग कुमाऊं की वन स्थली का एक अनोखा श्रृंगार मुकुट था। डूबते सूर्य की रक्तिम आभा में चारों ओर से गिरी शिखरों से घिरी हयात सिंह की उस मायापुरी की शोभा वास्तव में दर्शनीय हो उठती। एक से एक आधुनिक कलाकृतियों के अतिरिक्त उनके प्रवेश द्वार पर एक वीनस की मूर्ति बना हाथी दांत का फव्वारा था, जिसके कस्तूरी मिश्रित सुवासित जल का ही खर्चा 400 रुपये माह था। किंतु हयात सिंह किस्मत के ही नहीं दिल के भी बादशाह थे। रुपया उनके हाथ का मैल था, दौलत उनकी हाथ बांधे खड़ी बांधी थी। दोनों पत्नियों से उनकी 4 लड़कियां हुई। चारों को उन्होंने एक से एक अच्छे खाते पीते घरों में ब्याह दिया था। आज तक वे चैन की नींद ही सोते थे, किंतु पंडित जी की गणना ने उन्हें अशांत कर दिया। दोनों ठकुरानियों ने पति की अशांति भाप ली। सुनती हो, लक्षण ठीक नहीं है, छोटी ने कहा। क्यों नहीं बहन, सब समझती हूँ। आया था ना दाढ़ीदार पंडित, सिखा गया होगा कुछ। उधर बेचारे हयात सिंह के जीवन के 45 वर्षों में ऐसी विकट रातें कभी नहीं बीती थी। इधर करवट लेते तो दिखती बड़ी पत्नी सावित्री, जिसके गोल गोल चंद्रमा के थाल से मुंह पर निष्कपट प्रेम की आभा थी। छाती पर सौत बिठाने पर भी जिसने कभी पति का तिरस्कार नहीं किया था। उधर करवट बदलते तो दिखती पुष्ट यौवन से गदराई चंद्रिका, जिसकी तिब्बती माँ के सौंदर्य ने उसे मछली सी आंखें उपहार में दी थी। उन तिरछे कटाक्षों में वारंगना का विलास था। उसके सलीके से पहने गए मखमली घाघरे के 8-8 पाटों की मनमोहक घुर्नियों ने हयात सिंह को बांध लिया था। दोनों पत्नियों के प्रेम के अमृत कलशों को क्या वह लात मार कर गिरा दे, किंतु पितरों के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य है। कुमाऊं के राजपूत के लिए पुत्र के बिना निर्बंसिया जीने से मौत भली है। मन पका कर उन्हें विवाह करना ही होगा। पंडित जी ने गणना ही नहीं की, कन्या भी ढूंढ दी। मुक्तेश्वर की घाटी में एक आलू का ठेकेदार था राम सिंह। उसकी पहली पत्नी से एक पुत्री थी हंसा। विमाताओं से बैल की तरह काम में जोते रहती, किंतु दिन रात परिश्रम की अग्नि में झोंकने पर भी छोकरी का रूप फटा पड़ता था। राम सिंह भी पंडित जी का ही जजमान था और एक दिन बिना किसी आडंबर के ही ठाकुर उसे ब्याह लाए। साबी और चंद्रमा ने डोली देखी और दोनों पिछवाड़े भागकर एक दूसरे से लिपटकर घंटों रोती रही, जैसे उनका सुहाग उजड़ गया हो। आलू के ठेकेदार की कन्या का सौंदर्य देसी उस्तरे की धार की ही भांति तीखा था। आते ही उसने अपना कमरा अलग कर लिया। हयात सिंह दिन रात चाय के बागीचों में भटकते, अब वह भी साथ जाती। गहनों की तिजोरों की चाबी उसने अपनी पतली सी कमर में लटका ली। 2 नशीली आंखों वाली नेपाली दासियां थी, शिवकली और रामकली। दोनों ही ठाकुर साहब के बहुत मुंह लगी थी। अकारण ही वे उनके कमरे में चक्कर लगाती, कभी पान लेकर कभी सिगरेट जलाने के बहाने उन पर गिरी पड़ती। हंसा ने चौथे ही महीने दोनों को छुट्टी दे दी और अपने मायके से 2 बूढ़ी बदसूरत ठकुरानियां ले आई। एक विधवा तालुकेदारनी और उनकी सुंदरी पति परित्यक्ता पुत्री नीलम ठाकुर साहब के क्लब की सहचरी थी। उनकी जमी जड़ों को साबी और चंद्रमा के सतीत्व का तेज भी नहीं उखाड़ सका था, पर हंसा ने अपनी एक ही आग्नेय दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। एक दिन दोनों आई तो हंसा ने पुत्री के कटे बालों को खींचकर उसके लिपस्टिक रंजित चेहरे पर कसकर तमाचा खींच दिया। खबरदार, जो आज से यहाँ देखा, कोठे में क्यों नहीं बैठ जाती। इस प्रकार हवा और तूफान से लड़ती हंसा पति के हृदय प्रसाद के प्रत्येक कपाट पर सावधानी से अर्गला लगाकर स्वयं एक छत्र साम्राज्ञी बनकर बैठ गई। ठाकुर नई ठकुरानी के चरणों के दास बन गए थे। फिर ईश्वर ने उनकी आशा की बेल हरी कर दी थी।
हंसा के रसीले होंठों पर पपड़ियां जम गई थी, जिसकी एक एक बोटी फड़कती थी। वह अब अलस होकर घंटों सोती रहती थी। खाने में उसे अरुचि हो गई थी। कभी वह हिरन के भुने गोश्त खाने को मचलती, कभी कच्ची मूलियां ही चबा डालती। विवाह को साल भर हो गया था। इस एक वर्ष में साबी और चंद्रा भी मुलायम पड़ गई थी। सौत ही क्यों न हो, थी तो छोरी अपनी ही बिटियाओं की उम्र की। एक कहती ऐसे मत उछल, नवा महीना लग गया है। दूसरी कहती हाय हाय, ऐसे में शहद कौन चाटता है। सौतों के स्नेहपूर्ण प्रतिबंधों में बंद कर हंसा निहाल हो गई। विमाता की ताड़ना ने उसके सुनहरे बचपन में विष घोल दिया था। दोनों सौतों के अप्रत्याशित स्नेह से सब विष घुलकर बह गया। उन्हीं के प्रेम के विमल नीर में वह डुबकियां लगा रही थी कि पासा पलट गया। हयात सिंह के तराई के खेतों में जंगली हाथियों के एक दल ने महा उत्पात मचा दिया था। हंसा पूरे महीने से थी, किंतु उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। सांझ हो गई थी, तीनों फव्वारे की छटा निहार रही थी। दिज्जू, तबीयत घबरा रही है, भीतर चलिए। हंसा ने बड़ी सौत के गले में हाथ डालकर प्यार से कहा। चल मरी, तेरी तो एक ही दिन में तबीयत घबरा गई। हमसे तो सालों बिछड़े रहे, फिर भी हमने एक लंबी सांस भी नहीं खींची। क्यों री चंद्रा? सावित्री ने हंसकर कहा। और क्या? चंद्रा फव्वारे की धारा में हाथ डुबोकर खेल रही थी। पर ये टहरी पटरानी दीजिए है ना हंसी? नहीं दीदी, सच हल्का हल्का दर्द उठ रहा है, आप दाई को बुलवा लीजिए। हंसा का स्वर सचमुच रुआंसा हो गया। हाय हाय, वे भी नहीं है, साबी ने घबरा कर कहा। दूसरे ही क्षण उसने देखा चंद्रा का चेहरा जर्द पड़ गया था और वह उसे इशारे से कुछ दिखा रही थी। साबी भय से स्तब्ध रह गई। ना जाने कहां से घने अंधकार को चीर एक महादानव की आकृति उनके बीच खड़ी थी। पूरे शरीर पर बड़े बड़े काले बाल और छाती पर सफेद बालों का चौकोर धब्बा। भयानक भालू खड़ा था। सहसा बचपन में सुनी एक एक कहानियां हंसा को याद हो आई। कुमाऊं का जंगली भालू नासिका लोलुप ही नहीं, नारी लोलुप भी होता है। अपनी अंगारे सी आंखों को घुमा घुमा कर उसने तीनों के रूप यौवन को परखा और फिर चीखती हंसा को बाहों में भरकर कद्दावर डंगे भरता अंधकार में खो गया। अर्ध मूर्छित सी चंद्रा और साबी भय से विक्षिप्त सी हो गई थी। उन्हें चीखने का भी अवकाश नहीं मिल पाया था। हयातकोट के सुरक्षित दुर्ग में, जहां प्रवेश द्वार पर सदैव एक गुरखा चौकीदार दुनाली लिए खड़ा रहता था, ना जाने वह भालू किस दीवार को फांद कर आ गया था। रात ही को हयात सिंह अपनी जीप भगा कर आ गए। कुमाऊं के इतिहास में ऐसी अनहोनी घटना कभी नहीं घटी थी। ठाकुर हयात सिंह ने कुमाऊं के जंगल छनवा दिए, किंतु गहन वनों की अभेद दुर्गमता को चीरना आसान नहीं था। हंसा कहीं नहीं मिली। कुछ माह पहले यह घटना घटी होती तो उसकी दोनों सौतें शायद घी के दिए जलाती, किंतु आज उसी सुंदरी सौत का बिछोह उन्हें असहाय हो उठा। धीरे धीरे 10 वर्ष एक व्यर्थ प्रतीक्षा में बीत गए। हयात सिंह ने सब शौक त्याग दिए। क्लब की माया छूट गई। कभी इक्के दुक्के एक आध पैग चढ़ा लेते। पहले बोटी के बिना गस्सा नहीं तोड़ते थे, अब उसी चौके में प्याज भी नहीं कटता। 10 वर्षों में भी वे अपनी सुंदरी पत्नी की स्मृति को भुला नहीं पाए थे। एक दिन वे बहुत दिनों से जंग लगी अपनी दुनाली को साफ कर रहे थे। रात बहुत हो गई थी। उनकी दोनों पत्नियां जब सो गई तो वे चुपचाप बंदूक लेकर गोल कमरे में आ गए। द्वार खटका। उन्होंने खोला तो देखा गुमान खड़ा था। गुमान सिंह हयात सिंह से वयस में बहुत छोटा होने पर भी उनका अंतरंग मित्र था। ठाकुर हयात सिंह के विवाह होने से पूर्व हंसा से उनके विवाह का प्रसंग भी चला था और उस प्रस्तावित रिश्ते को लेकर कभी कभी दोनों मित्रों में रसिक छींटाकशी भी चलती थी। किंतु
हयात सिंह से हंसा का विवाह हो जाने पर भी दोनों की मैत्री सुदृढ़ थी। हयात की दोनों पत्नियों को वह भौजी कहकर पुकारता, पर हंसा से कहता हंसी। कुछ भी कहो हयात, आलू के ढेर में पड़े इस हीरे को पहले मैंने ही देखा, पर झपट्टा मारकर तुम ले गए। हंसा लाल पड़ जाती। उसके गांव में वह शिकार खेलने अक्सर आता था और कभी उस छैल छबीले जवान ने उसकी भूख प्यास ही हर ली थी। रिश्ते में वह उसकी विमाता का चचेरा भाई था। वह प्रायः शिकार खेलने आता और उन्हीं के घर टिकता। हंसा कभी उससे खाली कारतूस मांगती तो वह हंसकर कहता, मामा क्यों नहीं कहती मुझे, मामा कहेगी तब दूंगा। कहूं तुम मामा होते तो कहती भी, वह शैतानी से मुस्कुराकर कहती। तो क्या हूं री मैं तेरा, कहकर उसने एक दिन उसकी चोटी इतनी जोर से खींच दी कि वह खींचती स्वयं उसकी छाती पर आ ही गिरी थी। मैं तुझे अपनी मंगेजे सगाई के लिए मांग लूंगा हंसा, विद्या कसम इसी इतवार को आऊंगा। वह कह गया था, पर इतवार के पहले आता था शनि, और शनिचर के दिन ही पांडे जी उसे ठाकुर हयात सिंह के लिए मांग कर ले गए। हयात सिंह था लाखों का मालिक, गुमान सिंह था सामान्य सा ठेकेदार। विवाह होने के पश्चात उसने गुमान सिंह को अपने यहाँ हयात सिंह से हंसते बोलते देखा तो भय हुआ कि कहीं ईर्ष्यावश वह उसकी कारतूस याचना का भेद ना खोल दे, पर उसकी अलमस्त हंसी सुनती तो उसका वह भय जाता रहा। अपने वैभव में भी वह उसके उदास चेहरे को भूल नहीं पाती। हंसा के खो जाने के बाद भी वह प्रायः तराई से चला आता था, पर आज इतनी रात को उसे देखकर ठाकुर अवाक रह गए। गुमान इतनी रात को कैसे चले आए? उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रख दी। मैंने आज एक अजब नज़ारा देखा हयात, सोचा तुमसे नहीं कहूँगा तो पागल हो जाऊंगा। उसके रूखे बाल बिखरे और चेहरा जरा सा निकल आया था। क्या बात है गुमान, बैठो, लो थोड़ी सी ब्रांडी पी लो, कहकर ठाकुर ने अपने शेल्फ से बोतल निकाली। एक सांस में ब्रांडी घुटक कर गुमान ने हयात के कंधे पर हाथ रखा। हयात, बहुत धीमी आवाज में वह बोला, मैंने आज तुम्हारे बेटे को देखा। पागल हो गए हो क्या, या निरी जिन चढ़ा कर आए हो? हयात सिंह ने आश्चर्य से अपने मित्र की ओर देखा। नहीं हयात, गंगा की सौं, सिर से पैर तक तुम्हारा बेटा, पक्के ठाकुर का बेटा। आज देवलधार के जंगल से होकर आ रहा था, देखता क्या हूं, एक भयानक भालू चला आ रहा है। पीछे पीछे 4 हाथ पैर टेकता राजकुमार सा एक 9-10 साल का बच्चा। हंसा को उसने मार कर फेंक दिया, पर इस चांद के टुकड़े को नहीं मार सका। कैसे कह रहे हो कि हंसा को मार दिया? क्रोध और अविश्वास से ठाकुर का स्वर झुंझला उठा, जैसे अभी भी वह अपनी प्रेयसी की मृत्यु को अफवाह रूप में ही सुनना चाहते थे। तो सुनो हयात, आज नहीं, उसने हंसा को उसी दिन मार दिया था। कह नहीं सकता कि अभागिनी की मृत्यु उस दानव भालू के हाथों हुई या गहन अंधकार से घिरे जंगल में प्रसव वेदना ने उसके प्राण लिए। जब तुम कुमाऊं के जंगल छनवा रहे थे, मैं भी स्वयं रात रात मशाल लेकर कोना कोना छान रहा था। तीसरे ही दिन देवलधार के जंगल खून से लथपथ उसकी लाश मुझे मिली थी। जंगल की लकड़ियां जुटाकर मैंने उस चंदन सी काया का दाह किया। तुमसे नहीं कहा हयात, इसीलिए कि तुमसे पहले मैंने ही उसे प्यार किया था। जिसकी जीवित काया को पाने के लिए मैं तरसता रहा, उसकी निष्प्राण देह पर भी मेरा उतना ही मोह था। उसे छाती से लगाकर मैं रात भर बैठा रहा। प्रातः होने से पूर्व ही एक तीव्र दुर्गंध से मैं तटस्थ हुआ। सूरज उगने से पहले ही मैंने उसकी चिता रचा दी। जिस अग्नि में मैं झुलसता आया था, उसी में तुम्हें भी झुलसाने का मेरा ना जाने कैसा बचपना था। सुनो हयात, मन का पाप कह देने पर पाप नहीं रहता। मैंने उसे बहुत प्यार किया था, और तुम हमारे बीच ना आते
तो शायद वह भी मुझे बहुत प्यार करती। अब वह नहीं रही हयात, पर उसके बेटे को, तुम्हारे बेटे को छुड़ाकर लाना ही होगा। हयात सिंह फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे, जैसे अनहोनी घटना को वे किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चलो हयात, सोच क्या रहे हो? बड़ी चतुरता से ही गोली चलानी होगी। बच्चा उसके पीछे सटकर रहता है। उस दिन तेंदुए पर तुम्हारा निशाना कांप गया। तुम बच्चे को पकड़ना, मैं ही गोली चलाऊंगा। वह पागलों की तरह बकता जा रहा था। निशाना चूका तो कहीं के नहीं रहेंगे हयात। बंदूक छीन लेता है भालू। चलो चलो, देर मत करो। चुपचाप दोनों बंदूकें लेकर पिछवाड़े से दीवार फांदकर चोरों की भांति निकल गए। सावी चंद्रा जाग जाती तो तूफान मचा देती। इतनी रात को शिकार, वह भी भालू का। ग्राम का थोकदार धर्मदेव लुटिया लेकर दिशा जंगल जा रहा था। सहसा वह थमक कर खड़ा रह गया। देवलधार की जानलेवा चूने की चट्टान से दो टूटी चट्टानें सी लुढ़कती चली आ रही थीं। पीछे पीछे दो काली लकड़ियां। निकट आने पर उसने देखा वे चट्टानें नहीं, गुमान और हयात सिंह की खत विखत देह थी, और काली लकड़ियां थी निर्ममता से तार की भांति तोड़ी मरोड़ी दो बंदूकें। गुमान सिंह का चेहरा नुचे मांस से विभत्स बन गया था और उसमें प्राण के कोई चिन्ह नहीं थे, किंतु ठाकुर हयात सिंह की सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी। धर्मदेव भागकर सबको बुला लाया। लाद कर उन्हें हयात कोट ले गए। मुख में गंगा जल की बूंदें डालकर साबी और चंद्रना ने उनके होठों के पास कान सटा लिए। रक्त से सनी सूजे होठ बुदबुदाए। ठीक कह रहा था गुमान, ठाकुर का बेटा है, ठाकुर का। और लहूलुहान शरीर निष्प्राण पड़ गया। ये थी कहानी ठाकुर का बेटा की प्रस्तुति। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।